किसान साथियों, जिंक एक ऐसी खाद है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो नुकसान, अगर ये हम सही समय पे नहीं डालते हैं तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें जिंक की पूर्ति गेहूं में किस तरह से करनी चाहिए जिससे इसका अधिकतम लाभ हम ले पाएँ। अब यहाँ पे एक बात मैं शुरुआत में ही आपको बता दूं, जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी जितने भी ये सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये जो आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं मुश्किल से 5% ही इसका लाभ मिल पाता है, बाकी की सारी मात्रा बेकार हो जाती है। तो अगर हम बात करें जिंक की, अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो लाभ कम मिलता है। इसीलिए किसान साथी आजकल जितनी भी खादें डालते हैं लमसम, अगर कुछ बेसल डोज वाली खादें छोड़ दी जाए जो हम बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको छोड़ दें तो बाकी सभी चीज़ें अगर आप छिड़काव विधि से ही डालें तो उसका एक तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि उसकी लागत कम लगती है, उसकी मात्रा कम लगती है और उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। बस हाँ, बस यही आपको ध्यान ये देना है कि उसका असर जो होता है उतना लंबे समय तक नहीं होता है। तो ये चीज़ें बार बार आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन मिट्टी में डालने से असर लंबे समय तक होता है, लेकिन उसका भी नुकसान है, कई बार नहीं भी होता है। तो आज हम जानेंगे जिंक हमें किस तरह से गेहूं में प्रयोग करना चाहिए, और अगर आपने जिंक न डाला हो तो कैसे इसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। बुआई से लेकर अगर जिनकी जो किसान साथी अभी पिछेती गेहूँ बोने वाले हैं, मान लीजिए उनकी अभी फसल 10 दिन 20 दिन है, या फिर बुआई करने ही वाले हैं, या फिर अभी 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन की फसल हो गई है, तो यहाँ पे कैसे आपको जिंक की पूर्ति इन अवस्थाओं में करनी चाहिए, जिंक के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है और कितनी मात्रा में कौन से जिंक हमें डालनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी है तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जो आप जिंक मिट्टी में डालते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत कम लाभ इसका आपके पौधे ले पाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना ये पड़ेगा कि जितने भी हम दानेदार खादें इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं केवल जिंक, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, पोटास, जो भी हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, कई बार ज़्यादा पीएच की वजह से ये खादें हमारे पौधे कम मात्रा में ले पाते हैं। कई बार हम ही कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिससे इनकी मात्रा कम ही उपयोग में आती है। तो एक मोटा एक औसतन अगर हम लेके चलें तो मुश्किल से 25 या 30% ही इसका लाभ मिलता है, बाकी की मात्रा जो है बेकार हो जाती है। यूरिया की ही बात की जाए, अगर आप सिंचाई से पहले डालते हैं तो लिंचिंग वाली समस्या हो जाती है। अगर आप सिंचाई से पहले डालेंगे तो लिंचिंग की समस्या होती है, सभी मिट्टी में होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। यहाँ पे जो फास्फोरस आप डालते हैं, कई बार हम जिंक के साथ फास्फोरस डाल देते हैं जिससे भी नुकसान हो जाता है। अब बहुत से किसान साथी तो जान गए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से किसान साथी हैं जो अभी भी बुआई के समय ही जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। अब बुआई के समय जिंक क्यों नहीं डालनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो अगर आप बुआई के समय जिंक डालते हैं तो कोई ना कोई आप बुआई के समय फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल तो करते ही करते होंगे, चाहे आप एसएसपी डालते हो, चाहे आप एनपीके डालते हो, चाहे आप डीएपी डालते हो, इन सभी में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। और अगर आप फास्फोरस के साथ ये जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली या 21% वाली, इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि जो 12% वाली जो चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक आती है जिसका हम स्प्रे विधि से इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल तो आप एनपीके जिसमें फास्फोरस होता है, जैसे 05234, जैसे 19 12 61 0, इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक एक सावधानी बरतनी होती है कि अलग अलग घोल बनाना होता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मिला के रखना नहीं होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 21% वाले जिंक सल्फेट और 33% वाली। ज़्यादातर या फिर मान के चलिए 90-95% हमारे किसान साथी या तो 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करते हैं या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जिंक आपको ना तो डीएपी के साथ मिलाना है, ना किसी एनपीके के साथ मिलाना है, और ना ही किसी एसएसपी खाद के साथ मिलाना है। अब यहाँ पे सवाल आता है क्यों नहीं मिलाना है, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस से इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फास्फोरस जब जिंक के साथ मिलता है तो रिएक्शन करता है। रिएक्शन मतलब ये दोनों तत्व आपस में समझ लीजिए एक दुश्मन है, जब मिलेंगे तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जिंक फास्फेट। अब ये जो जिंक फास्फेट बन गया है ये अघुलनशील होता है। अब अघुलनशील का मतलब क्या होता है, आपकी मिट्टी में ये मौजूद रहेंगे, आपकी मिट्टी में फास्फोरस भी रहेगा, जिंक भी रहेगा, ये दोनों मिलकर जिंक फास्फेट रूप से रहेंगे, मतलब जिंक फास्फेट के रूप में रहेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके पौधे भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे, अघुलनशील हो जाएंगे। हमारे पौधे जो घुलनशील होते हैं उन्हीं तत्वों को ले पाते हैं जो अघुलनशील रूप में मिट्टी में मौजूद होते हैं। ऐसे हमने बहुत सारी खादों का इस्तेमाल अभी किया होगा और हमारी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे जो अघुलनशील रूप में मौजूद ही होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जिंक के साथ में डीएपी वगैरह डाल देते हैं तो ये समस्या आ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि बुआई के समय आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
चाहिए। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये समस्या आ जाएगी, आपको दोनों तत्व आपके बेकार हो जाते हैं, आपका फास्फोरस भी बेकार हो जाता है, आपका जिंक भी बेकार हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन उनका ज़्यादा लाभ भी हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि हाँ, हमें बुआई के समय नहीं डालना, तो हम डाल कब सकते हैं? अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कम से कम 20 दिन के बाद करना है। जब आप फास्फोरस मिट्टी में डालें तो इसके 20 दिन के बाद आप जिंक मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर हम जाने गेहूँ में अगर हम जाने कि हाँ हमें कब डालना चाहिए, तो पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं उस समय मिट्टी में जिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं। 33% वाला जिंक 5 किलो से लेकर 7 किलो या फिर 21% वाला जिंक 8 से लेकर 10 किलो पर एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका होता है। मिट्टी में अगर आप डालते हैं तो केवल एक बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जानते हैं कि हमें स्प्रे विधि से कैसे डालना होता है। पहला तरीका मिट्टी में डालने वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं। लगभग मान के चलिए 80% से ज़्यादा किसान साथी अभी भी मिट्टी में ही जिंक का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा पैसा बर्बाद मत करिए, इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। लागत भी कम लगेगी, आपका एक हिसाब से फ़ायदा ही होने वाला है और इससे लाभ भी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हाँ लाभ कम होता है, लाभ भी ज़्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं कब हमें जिंक का स्प्रे करना चाहिए। अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने मिट्टी में कब डीएपी डाला, कब आपने कौन सी खाद डाली, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि जब भी आप जिंक का स्प्रे करें तो उसके साथ यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करना है। इसमें भी आपको कोई भी एनपीके वगैरह जिसमें फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ आपको जिंक नहीं डालनी होती है। अब बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाज़ार में जाइए, आधा किलो के आसपास चूना लाइए, उसको पानी में अच्छे से भिगो दीजिए, मतलब शाम को पानी में डाल दीजिए, सुबह जो पानी बचता है छान लीजिए, उसी पानी के साथ आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बुझा हुआ चूना भी डाल सकते हैं, यूरिया भी डाल सकते हैं, साथ में जिंक, ये तीनों चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं तो भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे मात्रा हम जान लेते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो 700 ग्राम या 750 ग्राम मात्रा, यानी 700 से 750 ग्राम मात्रा आपको एक बार में प्रयोग करना है। जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 2 बार में प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था, मिट्टी में अगर आप जिंक डालते हैं तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। अगर आप स्प्रे विधि से जिंक डालते हैं तो इसका असर जल्दी होता है लेकिन उतना लंबे समय तक नहीं रहता है। तो आपको 2 बार जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा, जिंक का स्प्रे करना पड़ेगा। तो 33% वाला हो गया 700 से 750 ग्राम। अगर आप 21% वाला जिंक स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो लगभग 1 किलो मात्रा लेनी है। या फिर एक जिंक आता है 12% वाला EDTA जिंक चिलेटेड फॉर्म में, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लगभग 120 ग्राम 12% वाला जिंक आपको स्प्रे करना होता है। तीनों में से कोई भी जिंक आप डाल सकते हैं। अगर आप 12% वाला जिंक डालते हैं तो इसको आप किसी भी खाद के साथ, चाहे कोई भी एनपीके हो जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अलग अलग घोल आपको बनाना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा समय रहेगा पहले पानी के आसपास। आप सिंचाई से पहले या बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से दूसरे पानी के आसपास आप सिंचाई से पहले या बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। 2 बार डालने से बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, वही लाभ मिलेगा जो आप मिट्टी में डालते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा और जल्दी लाभ मिलेगा। अगर आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको स्प्रे तरीका यानी छिड़काव वाला तरीका ही अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे एक तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे इसका लाभ और बढ़ जाएगा। जब आप पहले पानी पे जिंक डालते हैं, जैसे कल्ले निकलने समय, मान लीजिए कोई किसान साथी भी देर से बुआई की है, तो पहले पानी पे जब आप जिंक का स्प्रे करिए तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा नहीं कि हाँ पहले पानी पे ही आपको स्प्रे करना है। मान लीजिए अभी तक आपने जिंक न डाला हो और आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो अभी भी मान लीजिए 40-45 दिन की फसल हो गई है तो भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। तो पहले पानी पे जब आप जिंक डालिएगा, मान लीजिए जो किसान साथियों ने देर से बुआई की है तो उन किसान साथियों को लगभग 25-30 या 25 से 35 दिन आप मान के चलिए, इस अवस्था में जब आप जिंक डालें तो इसके साथ आप कुछ चीज़ें मिला सकते हैं। जैसे इसके साथ आप मिलाइए मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो, साथ में फेरस सल्फेट आधा किलो। अगर आप ये 2-3 चीज़ें मिला लेते हैं तो इसका लाभ और बढ़ जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट से हरियाली आती है। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस ले पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ, बढ़वार, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। फेरस सल्फेट से भी काफ़ी अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है। फेरस सल्फर से आपके जो पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसके संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, जिससे फसल में हरियाली आती है। जितना भी हरापन होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, तो उसको बनने में काफ़ी मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में फेरस सल्फेट काफ़ी हेल्प करता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप पहले पानी के आसपास अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जिंक का लाभ और बढ़ जाएगा। आपके पौधे में हरियाली भी आएगी। मान लीजिए थोड़ा बहुत पीलापन है तो पीलापन भी दूर हो जाएगा, अच्छे कल्ले का फुटाव
होगा और अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।